चलिए बच्चों, आज हम लोग कर लेते हैं हमारी बुक में जितने भी डिफरेंसेस है, पार्ट ए पार्ट बी दोनों में मिला के वो सारे डिफरेंसेस एक बार डिस्कस कर लेते हैं, जिससे बहुत सारे जो हमारे कॉन्सेप्ट्स होंगे वो रिवाइज हो जाएंगे। तो फटाफट से हम लोग यहाँ पे डिफरेंसेस देखते हैं। तो सबसे पहला जो डिफरेंस हमें देखने को मिलता है वो होता है बिटवीन द यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, जहां पर मीनिंग ये बताता है कि यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है कि जो हमारा एक सुपीरियर है उसे एक ही बॉस से ऑर्डर रिसीव होना चाहिए, यानी कि वो एक ही बॉस को अकाउंटेबल हो फॉर द सेम एक्टिविटी। बट यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ये कहता है कि जितने भी सिमिलर ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज होती हैं उनका सेम ऑब्जेक्टिव सेम हेड होना चाहिए। उसके बाद मेन एम क्या है यूनिटी ऑफ कमांड का, कि डुअल सबऑर्डिनेशन को अवॉइड किया जा रहा है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में ओवरलैपिंग को अवॉइड किया जाता है। इंप्लीकेशन है कि यूनिटी ऑफ कमांड सिर्फ एक व्यक्ति को अफेक्ट कर रहा है, वहीं पे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन पूरे ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करता है। सिग्निफिकेंस यही है कि हम यहाँ पे एफिशिएंसी, हार्मनी और डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहते हैं। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में हमें यूनिटी ऑफ एक्शन चाहिए और कोऑर्डिनेशन। उसके बाद अगला डिफरेंस आता है हेनरी फ्योल और एफडब्ल्यू टेलर के पर्सपेक्टिव्स के बीच में, यानी कि उन्होंने दो अलग अलग तरीके के प्रिंसिपल्स दिए। तो पर्सपेक्टिव सोच क्या थी हेनरी फ्योल की, वो टॉप लेवल पे काम करते थे तो उनके सारे प्रिंसिपल उसी को फोकस करते हैं। वहीं पे एफडब्ल्यू टेलर जो थे वो हमारे लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को सोचते हुए उन्होंने अपने सारी टेक्निक्स और प्रिंसिपल डेवलप किए। हेनरी फ्योल स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे यूनिटी ऑफ कमांड को, एफडब्ल्यू टेलर ने कहीं ना कहीं फंक्शनल फॉर्मेनशिप को उसका वायलेशन किया है। एप्लीकेबिलिटी की बात करूं तो हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल ज्यादा फ्लेक्सिबल हैं, वो हर जगह अप्लाई किए जा सकते हैं। वहीं पे एफडब्ल्यू टेलर के जो प्रिंसिपल है वो थोड़े से लेस फ्लेक्सिबल है, किसी किसी सिचुएशन में ही आप उन्हें यूज कर सकते हैं। फॉर्मेशन फ्योल के प्रिंसिपल पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, वहीं पे एफडब्ल्यू के ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड होते हैं। फोकस अगर मैं बात करूं हेनरी फ्योल की तो फ्योल जो थे वो फोकस करते थे ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको इंप्रूव करने के ऊपर। वहीं पे टेलर का मानना था कि हमें प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है। फ्योल साहब को हम फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट कहते हैं, टेलर जी को हम फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। एक्सप्रेशन यानी कि जनरल थ्योरी पे काम करते थे और वो साइंटिफिक मैनेजमेंट पे। तो इतने सारे याद करने की जरूरत थी, कोई भी 4 5 6 आप याद कर सकते हैं। 6 नंबर से ऊपर का क्वेश्चन आएगा नहीं, स्पेसिफिक पूछेंगे नहीं, 4 भी याद करेंगे तो भी चलेगा। उसके बाद अगला डिफरेंस फंक्शनल और डिविजनल के बीच में। फंक्शनल स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर नेचर ऑफ जॉब्स, वहीं पर डिविजनल स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं ग्रुपिंग ऑफ जॉब्स, जहां पर आप एक ही प्रोडक्ट को एक डिपार्टमेंट के अंदर बना रहे हैं, यानी कि मल्टी प्रोडक्ट कंपनीज के लिए जनरली हम डिविजनल स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। फॉर्मेशन फंक्शनल स्ट्रक्चर फंक्शंस के बेसिस पे होता है, डिविजनल स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट होता है। फंक्शनल स्ट्रक्चर में फंक्शनल स्पेशलाइजेशन है, डिविजनल में प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन है। रिस्पांसिबिलिटी फंक्शनल स्ट्रक्चर में रिस्पांसिबिलिटी फिक्स करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर वो क्या करते हैं, इल्जाम लगा देते हैं कि जी इस फंक्शन में गलती है, उस फंक्शन में गलती है। वहीं पे डिविजनल में हमारा डिविजनल हेड होता है तो वही रिस्पॉन्सिबल होता है। मैनेजर डेवलपमेंट फंक्शनल में थोड़ा कम है, क्योंकि यहाँ ऑटोनॉमी कम होती है, डिविजनल में पूरी ऑटोनॉमी होती है एक डिविजनल हेड के पास अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो वहां पर ज्यादा चांसेस है मैनेजर डेवलपमेंट के। सस्ता फंक्शनल पड़ता है क्योंकि यहाँ डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स नहीं है, लेकिन डिविजनल में डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होता है। कोऑर्डिनेशन अगर मल्टी प्रोडक्ट कंपनी होगी तो फंक्शनल स्ट्रक्चर नहीं चल पाएगा, आपको डिविजनल स्ट्रक्चर को ऑप्ट करना पड़ेगा। फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो मैनेजमेंट क्रिएट करता है, वहीं पे इनफॉर्मल के अंदर एक सोशल इंटरेक्शन से ही लोगों के बीच में इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करता है। फॉर्मल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डेलिबरेटली रूल्स और रेगुलेशंस के थ्रू क्रिएट किया गया है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्पॉन्टेनियसली क्रिएट हो जाता है सोशल इंटरेक्शन की वजह से। फंक्शनल स्ट्रक्चर में जो अथॉरिटी है वो आपकी पोजीशन के अकॉर्डिंग है, वहीं पे उसके अंदर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपकी पर्सनल क्वालिटीज हैं जिसके बेसिस पर आप किसी को अथॉरिटी दे देते हो। बिहेवियर फंक्शनल में आपका प्रेडिक्टेड होता है आपके रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग, वहीं पे इनफॉर्मल में कोई सेट ऑफ बिहेवियर नहीं होता है। फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन फॉर्मल में स्केलर चेन के थ्रू होता है, इनफॉर्मल में कोई रूट नहीं होता है यहाँ पर। नेचर फंक्शनल स्ट्रक्चर जो है वो रिजिड माना जाता है, वहीं पर डिविजनल स्ट्रक्चर हमारा जो होता है वो फ्लेक्सिबल है। लीडरशिप की मैं बात करूं तो यहाँ पर मैनेजर्स लीडर हो सकते हैं, बट इनफॉर्मल के अंदर ऐसा कोई भी लीडर का क्राइटेरिया नहीं है, आप लीडर बना भी सकते हो और नहीं भी। फ्लो ऑफ अथॉरिटी फंक्शनल बोल रही हूँ, सॉरी मैं बार बार। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो अथॉरिटी है वो टॉप टू बॉटम फ्लो होती है, वहीं पे आपके इनफॉर्मल के अंदर हर डायरेक्शन में ये फ्लो हो सकती है। पर्पस क्या है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनाने का, कि सिस्टमैटिकली गोल्स को अचीव करना है, वहीं पे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम बेसिकली उनकी सोशल नीड्स को पूरा करना चाहते हैं। स्टेबिलिटी आपको फॉर्मल में दिखेगी क्योंकि यहाँ पर सर्वाइवल के लिए काम कर रहे हैं हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, लेकिन जो इनफॉर्मल है वो सिर्फ हमने अपने डिजायर के अकॉर्डिंग सोशल ग्रुप बनाया है तो लेस स्टेबल होता है। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी अथॉरिटी हमारा राइट है किसी भी इंडिविजुअल का कि हम किसी को कमांड दे सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ऑब्लिगेशन है जो हमें असाइन ड्यूटीज है उसको कंप्लीट करना है। अकाउंटेबिलिटी उन्हीं ड्यूटीज को पूरा करने के बारे में बात करता है। डेलीगेशन अथॉरिटी डेलीगेट हो सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटायरली डेलीगेट नहीं की जा सकती, अकाउंटेबिलिटी भी डेलीगेट नहीं की जा सकती।
अथॉरिटी आपकी फॉर्मल पोजीशन से निकलती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेटेड अथॉरिटी से निकलती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी से अकाउंटेबिलिटी आती है। फ्लो, जो हमारी अथॉरिटी है वो डाउनवर्ड फ्लो करती है, यानी कि एक सुपीरियर के पास अथॉरिटी है ओवर देयर सबऑर्डिनेट्स, वाइल रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी अपवर्ड फ्लो करती है क्योंकि एक सबऑर्डिनेट अपने सुपीरियर को अकाउंटेबल होता है। डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच का डिफरेंस, डेलीगेशन एक कंपलसरी एक्ट है जहां पर क्योंकि एक व्यक्ति सारे काम नहीं कर सकता तो हमें काम को बांटना ही पड़ता है, बट डिसेंट्रलाइजेशन एक ऑप्शनल पॉलिसी है, टॉप लेवल मैनेजमेंट की इच्छा है। डेलीगेशन के अंदर कम फ्रीडम होती है क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं जो कंट्रोल होता है वो हमारे सुपीरियर का ही हो सकता है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर आपके पास ज्यादा अथॉरिटीज और फ्रीडम होती है। डेलीगेशन सिर्फ एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर हम टास्क को शेयर कर रहे हैं, वहीं पर डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर ये टॉप लेवल की पॉलिसी है कि उनको अपना ऑर्गेनाइजेशन डिसेंट्रलाइज करना था। डेलीगेशन के अंदर नैरो स्कोप है क्योंकि ये सिर्फ अपने सुपीरियर और इसके इमीडिएट सबऑर्डिनेट तक ही है, वहीं पे जो डिसेंट्रलाइजेशन है उसका स्कोप ज्यादा है क्योंकि ये लोवेस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट तक जाता है। पर्पस क्या है डेलीगेशन का? वर्कलोड रिड्यूस करना है। डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर हमें अपने सबऑर्डिनेट के रोल को इनहैंस करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेलीगेशन हर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जबकि डिसेंट्रलाइजेशन करना टॉप लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी माना जाता है। अथॉरिटी यहाँ पर टॉप लेवल के हाथों में रहती है अगर आप डेलीगेशन के अंदर हो, डिसेंट्रलाइजेशन में हर लेवल पर अथॉरिटी बांट दी जाती है। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर नॉलेज और स्किल्स को इंक्रीज किया जा रहा है, डेवलपमेंट आपकी लर्निंग और ग्रोथ के लिए है। ट्रेनिंग का पर्पस है कि एम्प्लॉयज अच्छे से अपनी जॉब को परफॉर्म कर सकें, डेवलपमेंट के अंदर हम ओवरऑल ग्रोथ के बारे में बात करते हैं। ट्रेनिंग एक जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस है, वहीं पे डेवलपमेंट करियर ओरिएंटेड है। स्कोप ऑफ लर्निंग, ट्रेनिंग के अंदर स्कोप नैरो है क्योंकि इस डेवलपमेंट का पार्ट है, वहीं पे डेवलपमेंट के अंदर आती है ट्रेनिंग। सुटेबिलिटी, टेक्निकल स्टाफ्स को ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, वहीं पे मैनेजरल स्टाफ को डेवलपमेंट की। ट्रेनिग का जो टाइम पीरियड होता है वो शॉर्ट होता है, वहीं पे डेवलपमेंट एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है क्योंकि करियर ओरिएंटेड है तो नेवर एंडिंग प्रोसेस कह सकते हो। लेवल ऑफ ट्रेनिंग, जनरली ट्रेनिंग के अंदर आप कहते हो ऑपरेटिव लेवल होता है यहाँ पर, और आपका डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर ओवरऑल जो आपके मैनेजरल पर्सनल्स हैं आप उनको इन्वॉल्व कर सकते हो। डेप्थ ऑफ नॉलेज, जो नॉलेज है यहाँ पे सिर्फ एक पर्टिकुलर जॉब की दी जा रही है ट्रेनिंग में, वहीं पे आपको डेवलपमेंट के अंदर जो नॉलेज दी जा रही है वो हर तरीके से दी जा रही है। ठीक है, बहुत है इतने पॉइंट्स, बहुत ज्यादा डीप में भी आपको नहीं पढ़ना है इसको। नेक्स्ट, 3 तरीके के हमारे लीडरशिप स्टाइल थे, अथॉरिटेटिव और डेमोक्रेटिक और लेजर-फेयर। तो सबसे पहले डिसीजन मेकिंग, यहाँ पर अथॉरिटेटिव में जो है वो आपका लीडर ही लेता है, सारी डिसीजन मेकिंग पावर उसी के हाथों में होती है। डेमोक्रेटिक में कंसल्टेशन के साथ होती है। लेजर-फेयर में लीडर अपनी अथॉरिटी जो है वो डेलीगेट कर देता है अपने सबऑर्डिनेट्स को। अथॉरिटेरियन स्टाइल के अंदर बेसिकली क्या होता है कि कोई डेलीगेशन नहीं है आपकी अथॉरिटी का। डेमोक्रेटिक में कुछ एक्सटेंट तक आप कर देते हो डेलीगेशन, लेजर-फेयर में पूरी तरीके से डेलीगेट करते हैं। सुपरविजन, अथॉरिटेरियन में क्लोज सुपरविजन है, डेमोक्रेटिक में मॉडरेट है, लेजर-फेयर में कोई सुपरविजन नहीं है। कम्युनिकेशन, हमारा जो अथॉरिटेरियन स्टाइल है उसमें 1 वे है, डेमोक्रेटिक के अंदर 2 वे है, लेजर-फेयर के अंदर फ्री फ्लो होता है। एम्प्लॉयज का मोराल हमारा जो अथॉरिटेरियन स्टाइल में उसमें थोड़ा कम रहता है क्योंकि बॉस ही सब कुछ होता है। डेमोक्रेटिक में थोड़ा हाई रहता है क्योंकि यहाँ पे लीडर हमारे साथ रहता है। लेजर-फेयर में यहाँ पर लीडर को जो है वो एम्प्लॉयज के मोराल को प्रमोट ही नहीं करता। इफेक्टिवनेस की बात करूं तो ये वाला स्टाइल इफेक्टिव होता है सिर्फ शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, अथॉरिटेरियन। वहीं पे ज्यादातर हम लोग डेमोक्रेटिक स्टाइल को यूज करते हैं, और इनिशिएटिव का जो आप स्कोप कह सकते हो वो हमें लेजर-फेयर में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर भी मैंने आपको मेन पॉइंट्स पढ़ा दिए हैं। फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, मीनिंग वही कि ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है वो फॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाता है स्केलर चेन के थ्रू। इनफॉर्मल आपका होता है सोशल इंटरेक्शन से। फॉर्मल कम्युनिकेशन में फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रिलेशनशिप्स ही होते हैं, वहीं पे इनफॉर्मल में इंटरपर्सनल कॉन्टेक्ट्स होते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन आपका वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल हो सकता है, इनफॉर्मल किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। फॉर्मल आप फॉर्मल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू करते हो, वहीं पे इनफॉर्मल में ऐसा कोई भी चैनल ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होता है। फॉर्मल नेचर में रिजिड है, वहीं पे वो फ्लेक्सिबल है। रिलायबिलिटी ऑब्वियस सी बात है फॉर्मल कम्युनिकेशन की है क्योंकि रूमर्स इनफॉर्मल में फैल सकते हैं। ऑब्जेक्टिव यही है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को पूरा करना है, वहां पे इनफॉर्मल में अपनी पर्सनल नीड्स को पूरा करना है। सफिशिएंट। नेक्स्ट, ये है एक इंपॉर्टेंट हमारा डिफरेंस कैपिटल और मनी मार्केट का। कैपिटल मार्केट एक ऐसी मार्केट है जो लोगों के मीडियम और लॉन्ग टर्म नीड्स को पूरा करता है फंड्स के लिए। मनी मार्केट एक ऐसी मार्केट है जो आपकी शॉर्ट टर्म नीड्स को पूरा करती है अप टू 1 ईयर। यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स आते हैं कैपिटल मार्केट में वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक है, एंटिटीज है, फॉरेन इन्वेस्टर्स है, ऑर्डिनरी रिटेल इन्वेस्टर्स हो सकते हैं। वहां पर हमारे पार्टिसिपेंट मनी मार्केट में इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स है, आरबीआई है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए, फाइनेंस कंपनी हो गई, ये सब। कैपिटल मार्केट में इंस्ट्रूमेंट, इक्विटी शेयर्स, डिवेंचर, बॉन्ड्स, प्रेफरेंस शेयर्स हो सकते हैं, वहीं पे मनी मार्केट में ट्रेजरी बिल, कॉल मनी, कमर्शियल पेपर।
इन्वेस्टमेंट आउटले जनरली मनी मार्केट में जो है वो ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो क्वाइट एक्सपेंसिव होते हैं। वहीं पे कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो वो सस्ते होते हैं, 10-100 रुपए तक का भी आपको एक जो इंस्ट्रूमेंट है वो मिल जाता है। ड्यूरेशन, कैपिटल मार्केट मीडियम और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में डील करती है, वहीं पे मनी मार्केट ऐसे सिक्योरिटीज में डील करती है जिनकी मैक्सिमम जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो 1 ईयर का होता है। कैपिटल मार्केट जो है वो लेस लिक्विड मानी जाती है क्योंकि यहाँ पे आपके लॉन्ग टर्म फंड्स हैं, वहीं मनी मार्केट जो होती है वो हायर डिग्री ऑफ लिक्विडिटी को शो करती है। सेफ्टी, कैपिटल मार्केट के रिस्की होते हैं इंस्ट्रूमेंट क्योंकि ये मोर देन 1 ईयर के लिए, कहीं ना कहीं लंबे समय तक के लिए है। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर हमें पैसा ना मिले टाइम से। उसके बाद मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट जनरली सेफ माने जाते हैं क्योंकि शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट है। एक्सपेक्टेड रिटर्न लेकिन कैपिटल मार्केट में ज्यादा है, जहां ज्यादा रिस्क होगा वहीं पे आपको ज्यादा रिटर्न भी मिलेगा। तो मनी मार्केट में आपको जो रिटर्न होता है वो जनरली कम मिलता है। प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट के डिफरेंस की बात करूं तो प्राइमरी मार्केट एक ऐसी मार्केट है जिसे हम न्यू इश्यू मार्केट कहते हैं, जिसमें सिर्फ न्यू सिक्योरिटीज में डील किया जाता है, वहीं सेकेंडरी मार्केट में एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज में डील किया जाता है। उसके बाद प्रोसेस कैसी है, यहाँ पर जो कंपनी है वो डायरेक्टली और टू द इन्वेस्टर्स ये लोग सामान बेचते हैं, समटाइम्स मे बी थ्रू द इंटरमीडियरीज भी ये लोग बेच सकते हैं। वहीं पे सेकेंडरी मार्केट के अंदर सिर्फ ओनरशिप एक्सचेंज की जाती है यहाँ पर इन्वेस्टर्स के बीच में, तो कंपनी डायरेक्टली यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होती है। कैपिटल फॉर्मेशन यहाँ पर डायरेक्ट होता है प्राइमरी मार्केट के अंदर, सेकेंडरी मार्केट के अंदर इनडायरेक्टली होता है। प्राइमरी मार्केट में सिर्फ बाइंग ऑफ सिक्योरिटीज है, वहीं पर सेकेंडरी मार्केट के अंदर बाइंग और सेलिंग दोनों होता है। डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मैनेजमेंट प्राइस डिसाइड करता है प्राइमरी मार्केट के अंदर, सेकेंडरी मार्केट के अंदर डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग है। लोकेशन, प्राइमरी मार्केट की कोई फिक्स लोकेशन नहीं है, ज्योग्राफिकल लोकेशन, सेकेंडरी मार्केट की लोकेशन है। अगला डिफरेंस आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्केटिंग फिलोसफीज का। प्रोडक्शन, प्रोडक्ट सेलिंग, मार्केटिंग और सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। स्टार्टिंग पॉइंट हमारे स्टार्टिंग के 3 कॉन्सेप्ट्स का फैक्ट्री है क्योंकि यहाँ पे फैक्ट्री से ही काम स्टार्ट होता है। लास्ट के 2 के अंदर हम मार्केट की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं और सोसाइटल के अंदर सोसाइटी भी एग्जिस्ट करती है। मेन फोकस प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में क्वांटिटी पे है, वहीं पे प्रोडक्ट में क्वालिटी और परफॉर्मेंस ऑफ प्रोडक्ट पे होता है। सेलिंग कॉन्सेप्ट में हम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को बेचने पे ध्यान देते हैं। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर हम कस्टमर की नीड पे ध्यान देते हैं और सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर कस्टमर की नीड के साथ साथ सोशल वेलबींग आ जाती है। कैसे कर पा रहे हैं ये सब काम? ये प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी के थ्रू ये काम किया जाता है। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में प्रोडक्ट की इंप्रूवमेंट करके ये काम किया जा रहा है। वहीं पर सेलिंग कॉन्सेप्ट में सेलिंग और प्रमोशनल एफर्ट्स के थ्रू और हमारे मार्केटिंग और सोसाइटल मार्केटिंग में इंटीग्रेटेड मार्केटिंग के थ्रू। एंड्स, कैसे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर पा रहे हैं? प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के थ्रू, प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट क्वालिटी के थ्रू, सेलिंग कॉन्सेप्ट में सेल्स वॉल्यूम के थ्रू, वहीं पे मार्केटिंग के अंदर कस्टमर सेटिस्फेक्शन के थ्रू और सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर कस्टमर सेटिस्फेक्शन और सोशल वेलफेयर आ जाता है। अब 3 रेडरेसल एजेंसीज है हमारी, उसका भी एक बार डिफरेंस देख लेते हैं। कैसे बनती है, कॉम्पोजिशन क्या है? डिस्ट्रिक्ट कमीशन में 1 प्रेसिडेंट 2 मेंबर होने चाहिए। स्टेट और नेशनल कमीशन में 1 प्रेसिडेंट 4 मेंबर चलेंगे। कमेटी का अपॉइंटमेंट कैसे होगा? डिस्ट्रिक्ट कमीशन में और स्टेट कमीशन में स्टेट गवर्नमेंट करेगी, नेशनल कमीशन में सेंट्रल गवर्नमेंट। कब जा सकते हो आप वहां पर? अगर आप जो भी डिमांड कर रहे हो, आपकी जो कंप्लेन है अगर वो 1 करोड़ तक की है तो डिस्ट्रिक्ट, 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ के अंदर अंदर है तो स्टेट, 10 करोड़ से ऊपर है तो आप नेशनल कमीशन में जा सकते हो। कब आप सेटिस्फाइड नहीं हुए तो क्या करना है? फर्दर अपील कहां कर सकते हो? डिस्ट्रिक्ट वाले स्टेट में जा सकते हैं विद इन 45 डेज ऑफ पासिंग द ऑर्डर, और स्टेट वाले नेशनल कमीशन में जा सकते हैं विद इन 13 डेज ऑफ पासिंग द ऑर्डर, और नेशनल वाले सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे विद इन द 30 डेज ऑफ पासिंग द ऑर्डर। ठीक है, तो ये कुछ हमारे डिफरेंसेस थे जो पूरी बुक में आपको पढ़ने थे। आई होप एक बार फिर से आपका सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो गए होंगे। मैंने आप लोगों को यहाँ पे सारी इंपॉर्टेंस, फंक्शंस, फीचर्स, प्रोसेसेस, कुछ कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे रिवाइज कराए हैं, जिससे आई थिंक ऑलमोस्ट 60% आपका सिलेबस, 60 और मैं तो कह सकती हूँ शायद 70% सिलेबस आपका कवर अप हो चुका होगा। अब रह गए आपके कुछ क्वेश्चंस, तो अभी तो हमारे पास 2 दिन बाकी हैं, तो लेट्स सी कि आगे आप लोगों के लिए और क्या क्या चीजें अच्छी आने वाली हैं। ठीक है, सो मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में।